नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने हमारे इस लेक्चर श्रृंखला के पिछले लेक्चर में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। उम्मीद करता हूँ कि जब आपने उस लेक्चर को देखा होगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में, जो कि भूगोल का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या कहती है। दोस्तों, जब वैगनर के सिद्धांत की हम लोगों ने बात की थी कि वैगनर ने किस प्रकार से अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, कब दिया था? 1912 में। अपने इस सिद्धांत में वैगनर ने इस मान्यता को स्थापित कर दिया था कि एक समय पहले सभी के सभी भूखंड जो आज इस पृथ्वी पर आपको दिखते हैं, स्थल स्वरूप जो आपको इस पृथ्वी पर दिखते हैं, या महाद्वीप जो आज इस पृथ्वी पर फैले हैं, वो सभी एक थे। अर्थात एक ही महाद्वीप हुआ करता था और एक ही महासागर हुआ करता था। बाद में ये विभाजित होते चले गए, टूटते चले गए, खिसकते चले गए और आज की वर्तमान स्थिति में स्थापित हुए हैं। लेकिन दोस्तों, वैगनर ने इन महाद्वीपों के टूटने और विस्थापित होने के पीछे जिन बलों की बात की थी, उन बलों को लेकर दूसरे वैज्ञानिक जो थे वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वैगनर के द्वारा बताए गए ज्वारीय बल और उत्प्लावन बल के माध्यम से इतने बड़े भूखंडों का खिसकना संभव नहीं है। अर्थात कि ये जो बल हैं ये अनुपयुक्त हैं। ऐसे में जरूरत थी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो महाद्वीपों का विस्थापन बताया गया है, उनमें विस्थापन के पीछे के उपयुक्त बल की खोज की जाए। इसी कड़ी में एक सिद्धांत आता है जिसको आप कहते हैं समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत, जो हैरी हैस के द्वारा 1960 में प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों, एक बात याद रखना है कि हैरी हैस का ये जो सिद्धांत है, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का सबसे बड़ा आधार सिद्ध हुआ था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इस सृष्टि में भूगोल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है, जिसके आधार पर आप मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति, महाद्वीपों के खिसकने के पीछे के बल, भूकंप और बोल सकते हैं ज्वालामुखी जैसी जो घटनाएं घटित होती हैं, उनके पीछे के कारण का पता भी इसी ने हमको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि दिया है कि किस प्रकार से ये सब घटनाएं घटित होती हैं। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम इसकी विषय वस्तु को देखेंगे कि हम इस सिद्धांत में किन किन तथ्यों के बारे में जानेंगे, अर्थात क्या पढ़ेंगे हम। मैं हरदम अपने लेक्चर में ये श्रृंखला में जब भी कोई लेक्चर दूंगा तो उसमें मैं ये जरूर बताऊंगा कि उस सिद्धांत के बारे में, उस थ्योरी के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब हम इस सिद्धांत की बात करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने सिद्धांत दिया है। आखिर जिस व्यक्ति के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं उसके सामान्य परिचय तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ उसका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। इसलिए हम इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को देने के पीछे हैरी हेस का क्या उद्देश्य था। उसके बाद इस सिद्धांत में हैरी हेस की प्रमुख मान्यताएं कि उन्होंने किन मान्यताओं को इसमें माना है, और मान्यताओं के बाद हम बात करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, अर्थात बल क्या है। जैसे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में हैरी हेस प्रसरण की बात करेंगे, प्रसरण की बात करेंगे अर्थात विस्तार की बात करेंगे। अगर सागर के तल का विस्तार होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, उसके पीछे कोई ना कोई बल कार्यरत होगा। तो उन्होंने किस बल की चर्चा की है उसके बारे में यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। और जब हमें ये चारों के चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर हम इस पूरे सिद्धांत का करेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन जब करेंगे तो दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मूल्यांकन जब करते हैं तो इसमें हमें उसके पक्ष में भी बात करना पड़ेगा और विपक्ष में भी बात करना पड़ेगा। मतलब उसके नकारात्मक तथ्यों की भी बात करेंगे और सकारात्मक तथ्यों की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पक्ष में कि अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए हैरी हेस ने कौन कौन से प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। ठीक है, और उसके बाद इस सिद्धांत की दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा क्या आलोचनाएं की गई थी या इसके अंदर क्या कमियां निकाली गई थी, वो हम विपक्ष वाले मुद्दे में देखेंगे। और कंप्लीट 6 पॉइंट डिस्कस करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद, हम इसका एक निष्कर्ष की बात करेंगे कि यदि एग्जाम में आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है इस सिद्धांत से रिलेटेड, तो आप उसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सातों पॉइंट पर डिटेल में चर्चा करने के बाद आपका सागर नितल प्रसरण सिद्धांत सभी परीक्षाओं की दृष्टि से कंप्लीट हो जाएगा। भले यूपीएससी में जाएं या एमपीपीएससी में जाएं या कोई छोटी एग्जाम देंगे तो वहां पर भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको आ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो चर्चा करते हैं इस सिद्धांत में इन सातों बिंदुओं पर एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे हैरी हेस के सामान्य परिचय को लेकर। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हैरी हेस कुछ इस प्रकार से दिखते थे। हैरी हेस का पूरा नाम था हैरी हेमंड हेस, ये याद रखना है, और इनका जन्म 24 मई 1906 को हुआ था। ये यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में जन्मे थे, मतलब ये अमेरिका के थे, और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 1969 को हुई थी, जब इनकी आयु 63 साल थी। इनकी मृत्यु हुई थी वुड्स होल में, जो मैसाचुसेट्स का एक जगह है। मैसाचुसेट्स जो है वो एक राज्य है अमेरिका का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हैरी हेस की प्रसिद्धि की बात करें तो दोस्तों याद रखना है कि ये एक भूवैज्ञानिक थे और इसी के कारण इन्हें वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि मिली है। प्रारंभिक समय में ये नौसेना में थे, मतलब नौसैनिक में थे, तो नौसैनिक के रूप में पहले कार्यरत थे, वहां से सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने अपना पहला सिद्धांत सागर तली प्रसरण सिद्धांत दिया, और उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी हैरी हेस के द्वारा ही दिया गया था। तो दोस्तों ये इनका सामान्य परिचय था। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत के पीछे, अर्थात सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के पीछे हैरी हेस का उद्देश्य क्या था। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब वैगनर के द्वारा दिया गया था, तो वैगनर ने उसके पीछे जो बल की बात की थी, उस बलों को लेकर वैज्ञानिक सहमत नहीं थे, उसको उपयुक्त नहीं माना था। तो हैरी हेस ने कोशिश किया कि जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, जिसके पीछे वैगनर ने उत्प्लावन बल और ज्वारीय बल को कारण बताया था, और इन वैज्ञानिकों ने उसको नकार दिया था, तो हैरी हेस ने कहा कि महाद्वीपों के इन खिसकाव के पीछे, विस्थापन के पीछे आखिर कौन सा बल काम कर रहा है, उसकी खोज की जाए। तो उस बल के बारे में बताते हैं कौन, हैरी हेस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के कोई सिद्धांत को एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करने की कोशिश की थी हैरी हेस ने, और यही इनका उद्देश्य भी था। उद्देश्य और हैरी हेस के परिचय के बाद हम पहुंचते हैं अगले हमारी स्लाइड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सागर तली प्रसरण से क्या आशय है, इसके बारे में। सागर तली प्रसरण से क्या आशय है, तो दोस्तों याद रखना है कि सागर तली का मतलब होता है ये बेस, ठीक है, ये सागर नितल होता है। ये सागर नितल के प्रसरण की बात करते हैं कौन, हैरी हेस। तो सागर जो है, ये आपका सागर है, इस नितल में जो प्रसरण हो रहा है, इसी को हैरी हेस सागर नितल प्रसरण कहते हैं। हैरी हेस का मानना था कि जो सागर की तली होती है, जैसे मान लीजिए कि ये महासागर है, इसकी ये तली है, इस तली में यहाँ पर कटक मिलते हैं। ये कटक वो क्षेत्र है जिसके नीचे यहाँ पर तप्त मैग्मा जो होता है वो इस दरार से निकलकर ऊपर आता है और जमा हो जाता है। जब ये तरल मैग्मा ऊपर की तरफ आता है तो ये दरार जो बनती है, इस दरार के कारण दो दिशाओं में एक तनाव बल आता है, जिसके कारण ये जो तली का जो पृष्ठ है, ये एक इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ खिसकता है। जब दोनों विपरीत दिशाओं में ये इसका जो एरिया है वो खिसकेगा, तो ऐसे में जो सागर का नितल है वो दोनों तरफ विस्तृत होगा, विस्तार होगा इसका। तो इसी को उन्होंने कहा है सागर नितल का प्रसरण या विस्तार या खिसकाव। तो सागर नितल प्रसरण से आशय क्या है, ये हैरी हेस इन शब्दों में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस सिद्धांत में हैरी हेस की प्रमुख मान्यताओं को लेकर। सबसे पहले आपकी स्लाइड में जो ये नोट दिख रहे हैं, मैं इसको रीड करता हूं, ताकि जो यहाँ लिखा हुआ है और जो मैं बताने वाला हूं उसको लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जो चीज यहाँ है इसी को मैं अगले स्लाइड में चित्र सहित बिल्कुल निम्न लेवल से लेके उच्च लेवल तक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हैरी हेस ने कब कब क्या क्या माना। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हैरी हेस की पहली मान्यता थी कि महाद्वीप विस्थापित नहीं होते, बल्कि महासागर की तली का प्रसरण होता है और इसी के कारण महाद्वीपों का विस्थापन होता है। मतलब महाद्वीपों की खुद की स्वतंत्र की कोई गति नहीं है, उनके खिसकाव का जो कारण है वो है महासागर तली का प्रसरण। महासागर तली का प्रसरण होता है, इसलिए महाद्वीप भी विस्थापित होते हैं। दूसरे लेवल पर हैरी हेस कहता है अपनी दूसरी मान्यता में कि जो महासागर है उसकी तली में कटक मिलते हैं। जो कटक होते हैं उनके नीचे संवहनी धाराएं बहती हैं। अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि संवहनी धाराएं क्या होती हैं और कैसे बनती। ठीक है, इसके बाद हैरी हेस कहते हैं कि जब कटक के नीचे संवहनी धाराएं बहती हैं,
उन धाराओं से नीचे दरार पड़ती है और उस दरार से जो तरल तप्त मैग्मा धरती के अंदर भरा हुआ है वो बाहर की तरफ आता है। जब तरल तप्त मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है उन दरारों से, तो दरार पड़ने के कारण दो दिशाओं में तनाव बल पड़ता है, जिसके कारण जो जो भूखंड है वो दो दिशाओं में खिसकता है। ठीक है, तो दो दिशाओं में खिसकता है भूखंड, ये भी हम लोगों को पता चल गया। और जो बीच में दरार पड़ती है, वो दरार में यहाँ से मैग्मा निकलता है तो ज्वालामुखी की क्रियाएं भी होती है। ज्वालामुखी की क्रिया जब होती है तो चौथी मान्यता में कहता है हैरी हेस कि इस दरार से मैग्मा बाहर निकलकर ऊपर आकर जम जाता है। ठीक है, जब ऊपर आके जमता है तो यहाँ तो एक नया भूखंड बन गया मैग्मा के जमने से, लेकिन जब ये भूखंड इधर खिसके तो यहाँ तक महासागर का अंतिम छोर मान लीजिए, यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा आपका महाद्वीप। महाद्वीप की जो प्लेट होती है वो प्लेट के नीचे महासागर की भारी प्लेट क्षेपित हो जाती है और अंदर भूगर्भ में क्षेपण होने के बाद वो प्लेट तप्त मैग्मा के साथ हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट होके मैग्मा में बदल जाता है। इसका मतलब हैरी हेस ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो ज्वालामुखी की क्रिया के कारण महासागर के नितल में नई स्थलाकृति बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस भूखंड के खिसकने के बाद जब ये भूखंड महाद्वीपीय किनारे के नीचे छेदित हो जाता है तो नीचे जाने के बाद हाई टेम्परेचर के कारण भूगर्भ में ये पिघल कर कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। तो एक तरफ नया क्षेत्रफल बन रहा है और दूसरी तरफ कोई क्षेत्रफल खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से इस धरती पर विनाश और निर्माण की क्रिया चलती रहती है। क्लियर? तो ये चार मान्यताएं हैं हैरी हेस की, जिन्होंने अपने सिद्धांत में बताई। अब हम हैरी हेस के पूरे सिद्धांत को अगली स्लाइड में शुरू से आखिरी तक इन चारों मान्यताओं को लेकर समझेंगे कि हैरी हेस ने क्या क्या कब कब कहा है। तो देखते हैं अगली स्लाइड में चित्र सहित। दोस्तों यहां देखिए कि हैरी हेस ने सबसे पहले क्या कहा। हैरी हेस ने सबसे पहले कहा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो तीन भागों में बटी है। आंतरिक संरचना कितने भागों में बटी है? तीन भागों। एक भाग जो होता है उसको कहा जाता है क्रस्ट, दूसरे भाग को कहा जाता है मेंटल और तीसरे भाग को कहा जाता है क्रोड। यदि हम वैगनर की बात करें तो वैगनर ने इसको कहा था सियाल, इसको कहा था सीमा और इसको कहा था नीफे। उसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा, नीफे तीन भागों में बांटा, जबकि नई अवधारणा में हैरी हेस ने इसको क्रस्ट, मेंटल, क्रोड में डिवाइड किया है। चित्र के द्वारा यदि देखें तो यहाँ देखिए कि ये है क्रोड, ये है मेंटल और सबसे ऊपर की जो परत होती है वो होती है आपकी क्रस्ट। ठीक है, अब जो क्रस्ट है, जो मेंटल है और जो क्रूड है, इनको विभाजित करने के पीछे हैरी हेस कहते हैं कि इन तीनों को विभाजित इसलिए किया है क्योंकि तीनों में तत्वों की भिन्नता। सबसे ऊपर जो क्रस्ट है इसमें जो तत्व हैं वो कम घनत्व के हैं। ठीक है, और मेंटल में इससे ज्यादा घनत्व के हैं और क्रोड में सर्वाधिक घनत्व मिलता है। याद रखना कि जो क्रोड होता है इसमें सर्वाधिक घनत्व के तत्व मिलते हैं। मतलब ये कि क्रस्ट का घनत्व सबसे कम है और मेंटल का घनत्व उससे ज्यादा है और क्रोड का घनत्व सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पर तीन परतें और तीनों के घनत्व में अंतर, क्योंकि तीनों के तत्वों में अंतर है, ऐसा कहते हैं हैरी हेस। एक नंबर क्लियर है। दूसरे नंबर पर हैरी हेस क्या कहते हैं? दूसरे नंबर पर हैरी हेस कहते हैं कि ये जो घनत्व में अंतर आता है, इस घनत्व में अंतर के कारण डिफरेंशियल मोशन की स्थिति बनती है। मतलब ये कि पूरी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। अगर वेस्ट टू ईस्ट पूरी पृथ्वी घूम रही है तो इसकी जो तीनों परतें हैं, इन तीनों परतें भी घूर्णन कर रही हैं। तीनों अलग अलग परतें जब घूर्णन करती हैं तो याद रखना है कि ये जो क्रोड है, ये जो मेंटल है और ये जो क्रस्ट है, ये तीनों परतें अलग अलग गति से घूर्णन कर रही हैं। क्रस्ट का घनत्व सबसे कम है, हल्के पदार्थों से बना है, तो क्रस्ट धीमी गति से घूम रहा है। मेंटल क्रस्ट की अपेक्षा
तेज गति से घूम रहा है और जो क्रोड है वो सबसे तेज गति से घूम रहा है ना? तो तीनों की गति में अंतर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल मोशन। अब ये जो डिफरेंशियल मोशन होता है, इसके कारण यहाँ पर एक दुर्बल मंडल का निर्माण होता है। दुर्बल मंडल का मतलब क्या? दोस्तों, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट और इस मेंटल की गति में अंतर है। तो यहाँ पर बीच वाली जो स्थिति है, मैं इसको एक दूसरे पेन से यहाँ पर मार्क करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो क्रस्ट है और ये जो मेंटल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक नई परत का निर्माण होता है, पतली परत का। ये जो पतली परत का निर्माण होगा, ये चारों तरफ होगा। इस परत को हम बोलते हैं क्या? दुर्बल मंडल। अब ये दुर्बल मंडल कहाँ है अगर आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बोलेंगे? मेंटल के ऊपरी सतह पर, मेंटल के ऊपरी सतह पर और क्रस्ट के नीचे जो प्लेस एक पतली परत है, उसको हम बोलते हैं दुर्बल मंडल। तो दुर्बल मंडल बनता कैसे है? कि डिफरेंशियल मोशन के कारण बनता है कि क्रस्ट धीमे घूम रहा है और मेंटल तेज घूम रहा है, दोनों की स्पीड में अंतर है। अंतर के कारण यहाँ पर जो है वो एक घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो घर्षण के कारण तापमान बढ़ने लगता है। आप जानते हैं किसी भी चीज को घिसते हैं तो गर्म होने लगती है, तो घर्षण होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो इस घर्षण के कारण कितना टेम्परेचर हो जाता है? एटलीस्ट कम से कम 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान हो गया है, यहाँ पर इस परत में। जब इतना ज्यादा तापमान यहाँ है तो इतने तापमान में कोई भी चट्टान जो होगी वो क्या हो जाती है दोस्तों? पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर डिफरेंशियल मोशन के कारण क्रस्ट के निचली सतह और मेंटल की ऊपरी सतह के बीच में घर्षण हुआ है। घर्षण के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान होता है। इतने ज्यादा तापमान के कारण इस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो पिघल गई हैं और पिघल कर क्या बन गई हैं? मैग्मा बन गई। ठीक है, तो ये जो मैग्मा की पतली परत क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। कि दुर्बल मंडल में जो एनर्जी भरी हुई है, कितने डिग्री के आसपास तापमान? 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, अर्थात भू-तापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भू-तापीय ऊर्जा। तो ये भू-तापीय ऊर्जा जो है वो कहाँ मिलती है आपको? दुर्बल मंडल में, जहाँ तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, ये जो दुर्बल मंडल है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये दुर्बल मंडल की परत है, ये नीचे का पार्ट मेंटल है और ये ऊपर की जो सतह है ये क्रस्ट है। इसमें जो टेम्परेचर ज्यादा है उसके कारण ऊष्मा की तरंगे बनती है और वो ऊष्मा की तरंगे कहाँ जाती है, इसको मैं अलग कलर से बताता हूँ। मान लीजिए ये कलर ले लेते हैं। ऊष्मा की तरंगे इस प्रकार से ऊपर उठती है। ठीक है, जब तरंगे ऊपर उठती हैं तो इन तरंगों को हम कहते हैं संवहनीय ऊष्मीय तरंगे। तो संवहनी ऊष्मीय तरंगे जो हैरियस अपनी मान्यता में बोलता है वो क्या है? वो दुर्बल मंडल में उच्च तापमान के कारण हीट वेव्स हैं जो ऊपर की तरफ उठती आ रही हैं, इन्हीं को संवहनी ऊष्मीय तरंगे कहते हैं। अब दोस्तों देखो, ऊपर क्रस्ट के कारण पूरा एरिया पेक है और नीचे मेंटल के कारण पेक है। अब ये तरंगे ऊपर की तरफ आ रही है, जब ऊपर की तरफ आ रही है तो अब ये कहाँ जाएंगी? तो याद रखना है कि हैरियस कहते हैं कि जो क्रस्ट है वो क्रस्ट भी, सतह जो है क्रस्ट की वो दो भागों में विभक्त है। दो भागों में विभक्त होने का मतलब क्या? एक भाग ये और दूसरा भाग महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर महासागर है और यहाँ पर महाद्वीप है। महाद्वीप और महासागर की सतह में अंतर होता है। महाद्वीप की सतह कैसी है? मोटी है और महासागर की सतह कैसी है दोस्तों? पतली है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये संवहन धाराएं सब तरफ घूमती हैं। अब ये देखती है कि इनको कमजोर परत कहाँ मिलती है। जहां पर कमजोर परत होगी ये उसको तोड़ के और बाहर आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि ये सतह है और इसके नीचे यहाँ पर संवहन धाराएं चल रही हैं, वो धाराएं ऊपर की तरफ सब तरफ आती हैं, तो यहाँ पर तो मजबूत है तो यहाँ पर क्रैक नहीं कर पाती, लेकिन जो महासागर की तली है वो पतली परत, कमजोर परत मिलती है।
तो संवहन धाराएं लगातार यहाँ पर हिट करती हैं, टक्कर मारती हैं। टक्कर मारती है तो कुछ धाराएं इधर और कुछ धाराएं इधर मुड़ जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं, और कुछ धाराएं इसमें एक दरार बना देती हैं। क्या बना देती है? इसमें दरार बना देती हैं। दूसरे कलर से देखते हैं कि कुछ धाराएं इसमें क्या करती हैं दोस्तों, यहाँ से ऐसी दरार बना देती हैं। कुछ इधर मूव हो रही हैं, कुछ इधर मूव हो रही हैं, और कुछ ने इसमें दरार बना दी। अब वो संवहनी ऊष्मी तरंगें बाहर निकलेंगी। जब बाहर निकलेंगी तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है, तब तो मैग्मा लावा भरा है कि नहीं, वो लावा को अपने साथ तरंगे ऊपर ले जाएगी और यहाँ पर उसको जमा देती है। ठीक है, तो जमा देती है तो नया एक स्वरूप बन जाता है। लेकिन इन तरंगों के कारण जो दरार पड़ती है, उस दरार के कारण एक भूखंड इधर खिसक जाता है और एक भूखंड इधर खिसकता है, तभी तो दरार पड़ी। दरार कैसे पड़ेगी? संवहनी तरंगें हिट करती हैं तो ऊपर की सतह में दरार पड़ती है, तनाव बल लगता है, जिसके कारण सतह जो होगी महासागर के नितल की वो दोनों तरफ मूव हो जाती है। एक इधर की तरफ मूव होने लगेगी और एक इधर की तरफ मूव होने लगेगी, और इसके साथ जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है वो ऊपर जाकर जमा हो जाता है, और किस रूप में जमा हो जाता है? वो कटक के रूप में जमा हो जाता है। तो इसी कटक की हैरी हेस अपने सिद्धांत में बात करते हैं कि कटक जो होता है उसके नीचे संवहनी धाराएं बहती हैं। संवहनी धाराएं इसको तोड़ के और कहीं न कहीं बाहर निकल आती हैं, दरार पड़ती है, दोनों भूखंड दो विपरीत दिशाओं में खसकते हैं। जब दो विपरीत दिशाओं में भूखंड खसकते हैं तो इसी को बोला जाता है महासागर का तली का प्रसरण। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को बताते हुए हैरी हेस ने कहा है कि महासागर की तली का प्रसरण होता है। कैसे होता है वो आप लोग जान चुके हैं। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में इसको रिवाइज करवाता हूँ। क्या कहते हैं हैरी हेस कि जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल, फ्लोर। दोनों तीनों परतों में तत्वों में अंतर है। तत्वों में अंतर है तो घनत्व में अंतर है। घनत्व में अंतर है इसलिए उनकी घूमने की गति में अंतर है। गति में अंतर होने के कारण क्रस्ट की निचली परत और मेंटल की ऊपरी परत के बीच में घर्षण होता है। घर्षण होता है तो तापमान बढ़ता है। कितना हो जाता है? 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इतने तापमान के कारण यहाँ की चट्टानें पिघल जाती हैं। पिघल कर क्या बन जाती है? मैग्मा बन जाती है। और यहाँ पर जो एरिया बनता है उसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल में ऊष्मा की तरंगे ऊपर की तरफ निकलती हैं। इन तरंगों को संवहनी ऊष्मी तरंगे कहते हैं। ये तरंगे एक कमजोर परत को ढूंढती हैं, जो इनको कहाँ मिलती है? महासागर की तली के रूप में मिलती है। कंटिन्यूस महासागर की तली में हिट करती हैं और टक्कर मारते मारते एक समय तक के बाद उस महासागर की तली को फाड़ देती हैं, तोड़ देती हैं, और उसमें दरार करके तरंगे ऊपर निकल जाती हैं। जब तरंगे ऊपर निकलती हैं, दरार करती हैं, तो उसके कारण दोनों तरफ एक तनाव बल लगता है। उस तनाव बल के कारण एक भूखंड इधर और एक भूखंड इधर खिसकता है, जिसके कारण महासागर की तली का प्रसरण होता है। ठीक है, और जब वो ऊष्मी तरंगे बाहर निकलती हैं तो अंदर भरा हुआ तरल मैग्मा भी बाहर निकलता है, और यहाँ महासागर के पानी से ठंडा होकर मैग्मा यहीं पर जम जाता है, जिससे कटकों का निर्माण होता है, जो कि एक नई स्थलाकृति, एक नई संरचना होती है। इस प्रकार से महासागर की तली में नई संरचना का निर्माण होता है हैरी हेस के द्वारा। तो ये हैरी हेस का महासागर तली प्रसरण सिद्धांत था। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर एक और मान्यता थी जिसमें हमने बात की थी कि महाद्वीप विस्थापित नहीं होते, सागर तली का प्रसरण होता है, इसलिए महाद्वीप विस्थापित होते हैं। तो दोस्तों देखिए कि अगर ये सागर तली है, बीच में दरार पड़ती है, ये दो भूखंड इधर खिसकते हैं, तो अगर यहाँ पर महाद्वीप था और यहाँ पर भी महाद्वीप का छोर था, अगर ये भूखंड इधर खिसकेंगे तो ये महाद्वीप भी इधर की तरफ खिसकते चले जाएंगे। भाई खिसका यहाँ से है, लेकिन ये आगे वाली सतह भी इधर की तरफ और खिसकेगी, तभी ना ये जगह इधर आएगी। इसका मतलब ये है कि महासागर की सतह का प्रसरण के कारण आगे उनके छोर पर स्थित महाद्वीप की प्लेट है, तो वो भी इधर की तरफ खिसकती है। तो इस प्रकार हैरी हेस ने अपने सिद्धांत के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि महासागर तली के प्रसरण के कारण ही महाद्वीप भी उसके छोर पर स्थित होने के कारण आगे की तरफ खिसकते हैं, प्रसरित होते हैं। इस प्रकार से अपनी पूरी चीजों को उन्होंने बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये महाद्वीपीय जो बोल सकते हैं विस्थापन के पीछे का बल बताने की कोशिश की गई, कारण बताने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? आपके हैरी हेस के द्वारा। ठीक है,
अब बात करते हैं कि हैरी हेस ने अपने सिद्धांत में सागर तली के प्रसरण के पीछे क्या सबूत दिए हैं, किन प्रमाणों की बात की है। तो सबसे पहले हैरी हेस कहते हैं, क्या कहते हैं कि महासागर के मध्य में कटक कटक है जहां निरंतर लावा का उद्गार हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने अभी सिद्धांत में बात की कि जो नितल होता है वहां पर दरार पड़ती है, संवहनी धाराएं बाहर आती हैं, लावा बाहर आता है, लावा जमता है तो कटक का निर्माण होता है। दैट मीन्स कि ये नया लावा का जमाव हो रहा है लगातार, उद्गार हो रहा है लगातार। इसका मतलब ये है कि बीच में से ये भूखंड क्या हुए होंगे, खिसके होंगे, तभी ना कोई लावा निकला हुआ है। दूसरे नंबर पर हैरियस कहते हैं अपने प्रमाणों में कि जो महासागर की चट्टानें हैं वो चट्टानें नई हैं, जबकि जो जो कटक के पास से दूरी की तरफ जाते हैं वो चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। मतलब क्या कहते हैं हैरियस कि जो ये कटक बनते हैं महासागर में, इनकी चट्टानों की आयु कम है, मतलब ये नवीन है। जैसे जैसे हम इस कटक से दूर की तरफ जाएंगे तो दूरी बढ़ने के क्रम में ये चट्टानें जो होती हैं वो पुरानी होती जाती हैं। यहाँ की चट्टान नई, यहाँ की चट्टान और पुरानी, फिर और पुरानी, फिर और पुरानी, फिर और पुरानी, इस प्रकार से कटक से दूर जाने के क्रम में चट्टान की आयु बढ़ती चली जाती है। कटक की और चट्टान की आयु घटती जाती है। मतलब ये कि कटक के पास जो चट्टानें हैं वो नवीनतम लावा के उद्गार से नई नई बनी चट्टानें हैं, और महाद्वीपों की तरफ जब जाते हैं किनारे की तरफ तो चट्टानें पुरानी होती जा रही हैं। मतलब क्या कि वहां की तरफ का जो जो जमाव है वो पुराना है ना। कहीं ना कहीं हैरियस ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये चट्टान जो यहाँ बनी थी, नई चट्टान के उद्गार के कारण खिसकते 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 यहाँ तक आ गई है और यहाँ नई बनती जा रही है। ठीक है, इस चित्र में देखिए कि यहाँ पर नई चट्टान बनी, पहले ये बी वाला पार्ट यहाँ था, है ना, लेकिन यहाँ पर उद्गार हुआ तो बी वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ए बन गया। ठीक है, इसके बाद देखो कि अगर और उद्गार होगा तो फिर ये पार्ट यहाँ खिसक जाएगा, इधर की तरफ यहाँ खिसक जाएगा और यहाँ पर एक नया उद्गार हो जाएगा। फिर और अगर उद्गार होगा बाद में तो और इधर खिसकेगा और इधर खिसकेगा और यहाँ पर फिर नया बनता चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो चट्टानें बनेंगी वो नई होंगी और महाद्वीपों के किनारे पर जो चट्टानें मिलेंगी वो पुरानी होंगी। ये चट्टानें भी कभी न कभी यहाँ थी, लेकिन नवीन उद्गार होने के चलते ये खिसकते खिसकते कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब कि ये चट्टानें सबसे पहले बनी थी जो यहाँ थी, खिसक के यहाँ आ गई क्योंकि यहाँ पर नया उद्गार होता चला गया और यहाँ की चट्टान नई है। और जैसे जैसे ये यहाँ गई वैसे वैसे ये महाद्वीप भी इधर की तरफ खिसकते जा रहे हैं, ऐसा हैरियस ने कहा है। इसलिए हैरियस कहता है कि महासागर के नितल की चट्टानें नई हैं, वो नवीन धरातल है, जबकि महाद्वीपों का जो धरातल है, जो जो संरचना है वो पुरानी। ठीक है, तो इस प्रकार से हैरियस ने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया। अपने अगले साक्ष्य में हैरियस कहता है कि महासागरों में गर्त तट के निकट स्थित है। क्यों? क्योंकि महासागर की जो दरार पड़ने के कारण ये सतह इधर खिसकी है, तो ये सतह जो है वो क्षेपित हुई है महाद्वीप की प्लेट के यहाँ पर। इसी कारण से किनारों पर क्या बन गए, गहरे गर्तों का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद ये कि भूपृष्ठ के निर्माण का तथा विकास का वैज्ञानिक व्याख्या भी कर रहा है ये सिद्धांत। महासागर तली प्रसरण ने महाद्वीप विस्थापन की व्याख्या भी की है कि किस प्रकार से महाद्वीप खिसक रहे हैं। दरार के कारण जब भूखंड इधर खिसकते हैं तो महाद्वीप भी इधर खिसकता है। इसके बाद यह है कि प्रथम बार महासागर की चट्टान की आयु का निर्धारण किया गया। इसके पहले महासागरों के भीतर की जो चट्टान है उनकी आयु का निर्धारण नहीं हो पाता था। इसके माध्यम से उनकी आयु का निर्धारण किया जा रहा है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की जा रही है कि महासागर की चट्टानें नई हैं और महाद्वीपों की चट्टानें पुरानी हैं, ये चीजें। उसके बाद ये बोला गया है कि जो भूपृष्ठ की गति है, जो भूपृष्ठ की गति है, मतलब सबसे बड़ा प्रश्न जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे ज्वारीय बल और आपका उत्प्लावन बल है। हैरियस कहते हैं नहीं, ये सब संवहन तरंगों के कारण हुआ है। जो संवहनी ऊष्मी तरंगें दुर्बल मंडल से निकलती हैं, उन तरंगों के कारण ये सारे के सारे भूखंड खिसक रहे हैं। ठीक है, जो ज्यादा वैज्ञानिक प्रतीत होता है हैरियस का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हैरियस कहते हैं कि जो महासागर की तली है, इस पे जो स्थलाकृतियों बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इनकी विशेषता है और कहीं ना कहीं इनकी आयु जो है वो सतह के संबंध में एक वैज्ञानिक व्याख्या करती है। इस प्रकार से इन प्रमाणों के माध्यम से हैरियस ने अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक बोल सकते हैं कि प्रमाणित किया है। और यहाँ पर इस बल की भी व्याख्या कर दी है कि जो महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे कार्यरत है। ठीक है,
दोस्तों अब देखते हैं कि दूसरे वैज्ञानिकों ने समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत के विपक्ष में क्या तर्क दी या इसकी आलोचना किस प्रकार से। जब इसकी आलोचनाओं की बात करते हैं तो इसकी आलोचना का सबसे बड़ा बिंदु ये रहा कि हैरी हेस ने महाद्वीपों के विस्थापन को सागर नितल प्रसरण के परिणाम स्वरूप बताया है। मतलब ये दरार पड़ती है, इस दरार के कारण भूखंड दोनों तरफ खिसकते हैं और इसके कारण जो महाद्वीप होते हैं वो भी दूसरी तरफ खिसकते हैं। मतलब कि इस गति के कारण, इस प्रसरण के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। महाद्वीपों के विस्थापन की कोई स्वतंत्र गति की बात ही नहीं की है हैरी हेस ने। तो ये एक आलोचना हुई। दूसरे नंबर पर आलोचना की गई कि जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में सागरों का निर्माण हुआ है, उसको लेकर ये सिद्धांत कुछ नहीं कहता। भाई आंतरिक भागों में अगर सागर का निर्माण हुआ है तो वो कैसे हुआ है? आपके सिद्धांत के अनुसार तो कहीं न कहीं अगर ये महासागर की तली है, ये खिसक रही है तो महाद्वीप पूरा का पूरा खिसक रहा है। तो इसके खिसकने के कारण ये कैसे हो सकता है कि आंतरिक भागों में कोई सागर बन जाए? वहाँ तो बनना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई न कोई अलग गति भी होगी जिसके चलते बीच के भागों में भी इस प्रकार की निर्माण हुए हैं। तीसरे नंबर पर इसकी आलोचना की जाती है कि संवहनी तरंगे, हैरी हेस कहता है कि संवहनी तरंगे जो हैं उनके कारण ये दरार पड़ती है और दरार पड़ने के कारण भूखंड दोनों तरफ खिसकते हैं। तो क्या ये जो संवहनी तरंगे हैं वो केवल सागर की सतह के नीचे ही चलती हैं? महाद्वीप जो होते हैं उसकी सतह के नीचे इस प्रकार की किसी तरंग का अस्तित्व नहीं है क्या? तो इस बात को लेकर भी उन्होंने कोई क्लियर बात नहीं की, इसकी पुष्टि नहीं की। तो इन 3 आधारों पर हैरी हेस के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है दोस्तों? लेकिन अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इतनी आलोचनाओं के बाद भी आज भी हैरी हेस का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक है, मान्य लगता है। क्योंकि क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का एक बहुत बड़ा आधार बना है और इसके बाद जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया उसने इस सिद्धांत की वैज्ञानिकता में और वृद्धि कर दी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का यह सिद्धांत आधार बना जिसके आधार पर पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण, उनके वितरण, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके रहस्य को उजागर करने में मदद मिली। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत वो आज भी मान्य है, आज भी वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सागर नितल प्रसरण सिद्धांत जो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। हमने इसके सभी पक्षों के बारे में देखा, सकारात्मक पक्षों या नकारात्मक पक्षों, हैरी हेस का परिचय, उनके उद्देश्य, उस कारण क्या थे, उनकी मान्यताएं क्या थी, हर एक पॉइंट को हमने डिटेल में समझा। अगले लेक्चर में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करेंगे, देखेंगे कि हैरी हेस ने उस सिद्धांत में क्या इंपॉर्टेंट मान्यताओं को लेकर चले हैं और उस सिद्धांत की हमारे लिए क्या महत्व है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।